देखते देखते आ गया है सितंबर और 4 महीने में साल हो जाएगा खत्म। लेकिन अगर आप अपने सरकारी नौकरी की सिलेक्शन का सपना पूरा करना चाहते हैं तो 12 से 14 सितंबर आ गया है सितंबर स्कॉलर सेल। करिए सुपरसोनिक तैयारी, जहां आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ एंड 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम भारत देश के एक ऐसे युग की कहानी को समझेंगे जो कि गुप्त काल से है, यानी गुप्ता पीरियड से है। कुमार गुप्त एक यानी कुमार गुप्त प्रथम यानी कुमार गुप्त वन ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने हमारे देश को उस समय के विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर दिया। तो आज उसी जो एक निर्णय था कुमार गुप्त वन का, जिसने हमारे देश को पूरे विश्व में विश्व गुरु का के रूप में स्थापित किया, उस निर्णय के बारे में समझेंगे। यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो पूरे विश्व की सबसे पहली आवासीय विश्वविद्यालय है, सबसे पहला रेसिडेंशियल कॉलेज है वो पूरी दुनिया का। और कुमार गुप्त ने यह निर्णय लिया और हमारे जो देश है उसको उस समय का ज्ञान का विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया। उसी की कहानी को समझेंगे। आपने अभी अभी G20 देखा। क्यों मैं ये कहानी आप लोगों को आज बता रहा हूं? एक तो सबसे पहली बात यह है कि आर्ट एंड कल्चर जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में है और आज इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अभी अभी G20 समिट हुआ था, जिसमें जो पीछे का जो बैकग्राउंड था उसमें नालंदा की तस्वीर थी। मोदी जी पूरी दुनिया को बताना चाहते थे कि ज्ञान के क्षेत्र के अंदर 6वीं शताब्दी से 6वीं और 5वीं शताब्दी से भारत जो है वो विश्व गुरु रहा है। बख्तियार खिलजी नाम का एक आक्रमणकारी इंसान था जो कि हर एक देश के ऊपर आक्रमण किया करता था और उस देश को लूट लिया करता था। उसने इस यूनिवर्सिटी को जला दिया और ये यूनिवर्सिटी खो गई 12वीं शताब्दी के आसपास। भूल गए लोग इस यूनिवर्सिटी को। अब उसने क्यों जलाया, ये पूरा कारण मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन कुमार गुप्त के एक निर्णय ने हमारे देश को विश्व गुरु बना दिया। आज आपको भी एक निर्णय लेना है जो आपको आपके भविष्य का गुरु बना सकता है, जो आपको टीचर बना सकता है। अगर आपने अभी तक क्लास को एनरोल नहीं किया है और अगर आप सोच रहे हैं कि यार मुझे एनरोल करना है, मुझे ज्वाइन तो करना है, तो यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है। और आज 14th डेट है, सितंबर 14 है, यानी कि लास्ट डेट है। ये डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपके सामने आज अगर आप कोर्स को लेते हैं, एनरोल करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो 6093 रुपीज में केवल आपको कोर्स मिल जाता है। और कोड यूज करना है MANOJ, ठीक है? तो आप भी निर्णय लीजिए। कुमार गुप्त के एक निर्णय ने देश को विश्व गुरु बना दिया। आपके एक निर्णय जो है वो आपको गुरु बना सकता है, आपको टीचर बना सकता है, आपको प्रोफेसर बना सकता है। हार्ड वर्क कीजिए, लगातार पढ़ाई कीजिए, क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। निर्णय लीजिए, क्योंकि निर्णय लेने वाले ही अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं। सुपर कोचिंग बनाती है हमारे सुपर कोचिंग्स के टीचर, सुपर टीचर।
और पेपर 2 जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट पेपर 1 भी होता है स्टूडेंट्स। तो पेपर 1 की हमारी सुपर टीचर्स हैं तुलिका मैम और प्रीति हुड्डा मैम। तुलिका मैम की क्लास चलती है सुबह 10 बजे और 12 बजे, और प्रीति मैम की क्लास चलती है 3 बजे और 7 बजे। दोनों क्लास को अटेंड किया कीजिए अगर आपको नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना है, अगर आप अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं। नालंदा के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, मगर उसके पहले एक छोटा सा नालंदा का वीडियो क्लिप है, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, जिससे कि आपको क्लास से मजा आ जाए। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है आज की, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप इससे रिलेटेड और भी चीजें चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, मैं जरूर इससे रिलेटेड कुछ चीजें लाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये वीडियो, आपको समझ में आएगा नालंदा की व्यापकता, क्यों नालंदा इतना प्रचलित था। देखा, ये एक छोटा सा क्लिप है नालंदा का। 8 किलोमीटर से बड़े क्षेत्र में नालंदा फैला हुआ था। क्या कहते हैं हम नालंदा को उस समय? हम उस समय नालंदा को विहार के रूप में जानते थे, महाविहार। महाविहार एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहां देश विदेश से लोग अध्ययन करने के लिए आया करते थे, यानी कि अपनी स्टडी करने के लिए आया करते थे। नालंदा वॉज रिनोन्ड महाविहार, that is Buddhist monastic university. It was an university, it was the first university of the world which was known as a residential university. In the ancient मगध काल था ये, जिसे आज हम लोग मॉडर्न डे बिहार कहते हैं। इसे 6th सेंचुरी और 5th सेंचुरी और 12वीं शताब्दी में मगध के नाम से जाना जाता था, यानी आज का बिहार उस समय का मगध था। और आज की नालंदा महाविहार के नाम से जाना जाया करती थी। और नालंदा नाम हुआ करता था, लेकिन महाविहार का मतलब होता था महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। ठीक, कंसीडर्ड बाय हिस्टोरियन मानते हैं कि यह दुनिया की सबसे पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। इट वॉज द ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इन एंशियंट वर्ल्ड। इट वॉज द ग्रेटेस्ट, महान, इससे ऊपर भी कोई शब्द होता तो वो हम लगाते इसमें। इट वॉज लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ राजगृह, जिसे आज हम लोग राजगीर कहते हैं, जो 90 किलोमीटर दूर थी पाटलिपुत्र से, जिसे आज हम पटना कहते हैं। नालंदा प्राचीन मगध, आधुनिक बिहार, पूर्वी भारत में एक प्रसिद्ध महाविहार के रूप में प्रसिद्ध था, जिसे हम बौद्ध मठ का विश्वविद्यालय कहा करते थे। इतिहासकारों का यह मानना है कि यह सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय हुआ करता था, और प्राचीन विश्व में शिक्षा का सबसे महान केंद्रों में से एक माना जाता है। उस समय इसे राजगृह के नाम से जाना जाता था, और ये केवल पाटलिपुत्र से, यानी आज का पटना जो है, उससे केवल 90 किलोमीटर दूर था। ये इतिहास भारत का इतिहास है स्टूडेंट्स, ये हमें जानना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। किसने स्थापित किया था इसे? 5वीं से, ऐसा माना जाता है कि 5वीं शताब्दी के आसपास एक महाराजा हुआ करते थे गुप्त डायनेस्टी के, जिनका नाम था कुमार गुप्त। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये उन्हीं कुमार गुप्त की मूर्ति है। इन्होंने ही इस यूनिवर्सिटी को प्लान किया, इस यूनिवर्सिटी को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्टैब्लिश किया। इन्होंने ही निर्णय लिया कि हम एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाएंगे जिसमें कि पूरे विश्व के लोग आकर के अध्ययन करेंगे। ये एक तरह का विश्वविद्यालय था जिसमें पूरे विश्व के लोग आकर के यहां पर रहा करते थे,
हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट के लिए यहां पर व्यवस्था थी, कमरे बने हुए थे। हर 40 कमरों के बीच में एक कुआं हुआ करता था जिसमें पानी पूरी हर समय 24 घंटे उपलब्ध हुआ करता था, पीने का पानी। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि ऐसा माना जाता है कि जब बख्तियार खिलजी ने उसमें आग लगा दी तो लगभग 6 महीने तक वो जलती रही। 10,000 यहां पर छात्र हुआ करते थे, यानी कि 10,000 कमरे थे इसके अंदर, और 2,000 शिक्षक हुआ करते थे। बख्तियार खिलजी 12वीं शताब्दी के आसपास वो यहां पर आता है, और पता नहीं उसके मन में क्या बात आई। अभी मैं इन्हें आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को कि उसके मन में क्या बात आई और उसने क्यों जला दिया उस ज्ञान के महासागर को। ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक। ठीक, ऑपरेटिंग फ्रॉम 427 till 1197 CE, Nalanda played a vital role in promoting the patronage of art and academics. अद्भुत नमूना था ये हमारे यहां की कला का और एकेडमिक्स का। 5वीं और 6वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था, और उस समय हम इंडिया को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते थे, भारत देश का सुनहरा युग। और आज भी प्रयास चल रहा है कि भारत देश को फिर से एक सुनहरा युग बनाया जाए, ज्ञान की भूमि बनाई जाए भारत देश को वापस से। 427 से 1197 ईसा पूर्व जब ईसा मसीह पैदा ही नहीं हुए थे, ईसा पूर्व तक संचालित नालंदा ने 5वीं शताब्दी और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कला और शिक्षाविदों के संरक्षण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक अवधि जिसे तब के विद्वानों द्वारा भारत का स्वर्ण युग के रूप में माना जाता था। वो काल जो था वो भारत के स्वर्ण युग के रूप में माना जाता था। स्टूडेंट्स, किसने की थी इतने बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना? नालंदा महाविहार की स्थापना 5वीं शताब्दी के गुप्त वंश के महाराज कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। क्या सोच रही होगी कुमार गुप्त की? उस समय उन्होंने सोचा भारतीय उपमहाद्वीप का पहला नियोजित विश्वविद्यालय। उस समय की सोच। अब ये पता कैसे चला उस समय कि उस समय एक ऐसा विश्वविद्यालय हुआ था? कैसे पता चला? पूरे विश्व को किसने बताया? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जान करके बहुत हैरत होगी कि हमें हमारी संस्कृति के बारे में पता चला। एक चाइनीज ट्रेवलर ने एक किताब लिखी। एक चाइनीज ट्रेवलर हुआ करता था जिसका नाम था फाक्सियान। एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था फाक्सियान नाम का। चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम था, मॉन्क था ये। वो उस समय नालंदा आया हुआ था। चाइना में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी, पूरे विश्व में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी। फाक्सियन केम टू इंडिया टू एक्वायर बुद्धिस्ट टेक्स्ट। वो ज्ञान हासिल करने के लिए फाक्सियान नाम का एक चाइनीज ट्रेवलर यहां पर आया और उसने 10 साल यहीं बिता दिए अपने जीवन के। 5वीं शताब्दी में वो यहां आया था। ही ऑल्सो रोड अ ट्रेवलॉग। जब भी वो ट्रेवल करता था तो वो अपने ट्रेवल के बारे में लिखता था। विच इंस्पायर्ड अदर चाइनीज एंड कोरियंस, जिसने कि प्रभावित किया दूसरे चाइनीज लोगों को और कोरियन बुद्धिस्ट को कि वो भाई भारत आए। He mentioned many Buddhist monasteries and monuments across India. ठीक, तो चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था फाक्सियान ने नालंदा शहर का दौरा किया
5वीं शताब्दी के दौरान ये आए और यहां पर 10 साल ये यहीं पर रह गए, भारत में ही रह गए। नालंदा क्षेत्र सहित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों का इन्होंने दौरा किया और इन्होंने अपने यात्रा वृतांत भी लिखा। अब 12वीं शताब्दी के आसपास ये बख्तियार खलजी जो आक्रमणकारी था, इन्वेडर था, ये भारत आता है। क्यों जला दिया इसने? डिमोलिश्ड द मॉनेस्ट्री एंड बर्न्ड वैल्यूएबल लाइब्रेरी। 12वीं शताब्दी के अंत में यह आक्रमणकारी जो है भारत पर आक्रमण करता है। बख्तियार खलजी नाम था इसका। इसने मठ को ध्वस्त कर दिया, भिक्षुओं को मार डाला और मूल्यवान पुस्तकालय को जला दिया। क्यों किया इसने ऐसा? यह सवाल आज भी विश्व के सामने उठता है। यह ज्ञान का मंदिर था, यह ज्ञान का सागर था, नॉलेज सेंटर था ये पूरे विश्व का। आज अगर ये लाइब्रेरी हमारे पास होती तो हो सकता है कि विश्व के अलग अलग परतों के बारे में हमें पता चल पाता। जो आज हमें जिस चीज का ज्ञान नहीं है वो ज्ञान हमें मिल पाता। लेकिन ये वो बख्तियार खलजी था जिसने कि इसे जलाने का काम किया। क्यों जलाने का काम किया? इसने देखा कि यार ये ज्ञान का सागर है, ये ज्ञान का समंदर है, यहां पर ज्ञान मिलता है लोगों को। ऐसी एक कहानी है, एक प्रचलित कहानी है, कथन है, जो सही भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है। एक कहानी के अनुसार कि जब ये इस ज्ञान के समंदर में आया, जब ये ज्ञान के विश्वविद्यालय में आया, जो ऐसा विश्वविद्यालय जो पूरे विश्व को ज्ञान की रोशनी से रोशन कर रहा था, वहां पर आकर इसने कुरान ढूंढी। अब पूरे विश्वविद्यालय में इसने जब पता किया कि वहां पे कुरान है ही नहीं, तो ये क्रोध से तमतमा गया और वहां पे कुरान को इंक्लूड करने की बजाय इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और इसने उस पुस्तकालय को जला दिया। अरे भाई, अगर इसमें बुद्धि होती तो ये वहां पे कुरान भी इंक्लूड कर देता, कुरान को भी वहां पे पढ़ाया जाता ज्ञान के रूप में। लेकिन इसकी जितनी बुद्धि चली उतना उसने काम किया। ठीक है, मारकाट लूटपाट इसके खून में था, इसके दिमाग में वही आया कि जला दो, मिटा दो, काट दो। इसके बाद कई हजार साल तक किसी को पता नहीं चला कि नालंदा यूनिवर्सिटी थी। उसके ऊपर खेत बन गए, लोग गाय भैंसों को चराने के लिए आते थे, अपने मवेशी चराने के लिए आते थे, हजारों साल तक। मगर जब ये जो चाइनीज ट्रेवलर्स या विश्व के बहुत सारे जगह पे नालंदा का वर्णन मिलता था बहुत सारी किताबों में, तो ये ब्रिटिशर्स जो थे, इसके लिए मैं ब्रिटिशर्स को थैंक कहूंगा। ब्रिटिशर्स जानना चाहते थे कि यार ये है कहां पे भाई, इतने जगह पे जब इसका वर्णन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं तो भारत में ये था। तब इन्होंने इसकी खोज की और फ्रांसिस बुचानन हैमिल्टन जो थे, इन्होंने 1811 से 12 के बीच में इन्होंने यहां पर एक ब्राह्मणिकल इमेजेस, बुद्धिस्ट और ब्राह्मणिकल इमेजेस जो है ढूंढने का काम किया। 1811 से 12 के बीच में एक ब्रिटिशर था बुकानन हैमिल्टन, जिसने इस स्थल का सर्वेक्षण किया। नालंदा जो भूल चुके थे लोग, उसे खोजने का काम किया। जब उसने इस क्षेत्र का में खोज की तो उसने देखा कि यार यहां पर बौद्ध और ब्राह्मणवादी छवियां मिल रही हैं, यहां पे खंडर मिल रहे हैं। वो बहुत आकर्षित हुआ और इसने इसकी खोज की। पूरे विश्व ने नालंदा विश्वविद्यालय को पहचानने का काम किया और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2016 में यूनेस्को ने प्रदान किया। नालंदा महाविहार को 2016 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, ये कहानी थी भारत के इतिहास की, भारत के उस स्वर्णिम युग की जिसे हम सब भूल चुके थे।
एक बार फिर से इस नालंदा विहार के दर्शन कर लीजिए। और इसी के साथ आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने इस वीडियो को देखा और इसे शेयर जरूर से कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। देखते देखते आ गया है सितंबर और 4 महीने में साल हो जाएगा खत्म। लेकिन अगर आप अपने सरकारी नौकरी के सिलेक्शन का सपना पूरा करना चाहते हैं तो 12 से 14 सितंबर आ गया है सितंबर स्कॉलर सेल। करिए सुपरसोनिक तैयारी, जहां आपको मिलेगा अप टू 90%